जो स्मॉल कैप के फंड्स जो आज तक हमें कैगर देते हुए आए हैं उसका भी आपने अल्फा जनरेट किया। यस, ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है जहाँ पे आप 12, 14, 18% तक का भी रिटर्न बना सकते हो। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैपिटल अप्रिसिएशन। व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद REITs? कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिससे हम बच नहीं सकते जनरली। सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आप इक्विटी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। मतलब ये डिफरेंट कैसे हुआ इन बाकी सारे एसेट क्लास? मेरा गोल ही पैसिव इनकम नहीं है, तो ऑफ कोर्स दिस एसेट क्लास आर नॉट एग्जैक्टली सूटेबल फॉर मी। टुडे यू ओनली हैव 5-10,000 रुपीज, बट यू आर लुकिंग फॉर सम पैसिव इनकम अपॉर्चुनिटीज टू ट्राई इट। सर, बॉम्बे के अंदर एक ब्रिज है अटल सेतु करके, उसमें एक साइड का टोल 250 रुपीज़ का है। और आपका मैंने एक वीडियो देखा था विच इज़ लाइक आई थिंक अ वेरी पॉपुलर वीडियो ऑफ योर्स, जहाँ पे आपने कहा था कि आप टोल पर पैसा देते नहीं हो, बल्कि हम जो टोल पर पैसा देते हैं उसका शेयर आपको मिलता है। ये कैसे हो रहा है? एग्जैक्टली जो आप कह रहे हो वो बिल्कुल राइट है। जो भी टोल आप पे कर रहे हो या हमारी ऑडियंस पे कर रही है, उस टोल इनकम का एक छोटा सा हिस्सा मुझे मिलता है और मेरे जैसे बहुत इन्वेस्टर को मिलता है। इस पर मैंने पूरा डिटेल वीडियो बनाया था जिस पे 1.7 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ आए थे। और अगर आप कमेंट सेक्शन में भी देखोगे ना, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि हाँ, हमने भी इन्वेस्ट किया और हमें भी उतना रिटर्न मिल रहा है। तो येस, इट इज़ पॉसिबल। तो सर, ये आप पहली बात तो आप ये कर कैसे रहे हो, और ये जो इतना रिटर्न की आप बात कर रहे हो, मतलब टोल मैंने अकेले तो दिया नहीं है, हज़ारों लोग, लाखों लोग उस रोड से गुजरते हैं, तो ये कितना रिटर्न आप जनरेट कर रहे हो? सी, यू आर राइट। एवरी डे अगर आप देखोगे ऑन एन एवरेज एक हाईवे से भी हज़ारों गाड़ियां पास हो रही है। करेक्ट। और उन हज़ारों गाड़ियों पे भी 100 150 रुपए, 200 रुपए अलग अलग टोल लग रहा है। तो एक जो टोल बूथ है उसकी खुद की इनकम जो है ना, वो ही करोड़ों में जा रही है। तो जो इन्वेस्टर्स है उनको भी करोड़ों की इनकम मिल रही है। एंड लेट मी टेल यू, ये कोई 1-2%, 3-4% वाली इनकम नहीं है। यहाँ पे 13, 14, 15, 18% तक की यील्ड भी मिल रही है। 18% मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि जो स्मॉल कैप के फंड्स जो आज तक हमें कैगर देते हुए आए हैं उसका भी आपने अल्फा जनरेट किया है? यस, ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है जहाँ पे आप 12, 14, 18% तक का भी रिटर्न बना सकते हो। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कैपिटल अप्रिसिएशन, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड। जैसे इक्विटी शेयर हमें डिविडेंड देता है ना, आपने सुना होगा बहुत सारे इक्विटी शेयर डिविडेंड देते हैं। देर आर मेनी इन्वेस्टर जो डिविडेंड स्टॉक्स में पैसे इन्वेस्ट करते हैं कि उससे एक पैसिव इनकम बन पाएगी। करेक्ट। सो आपने क्या सुना है अब तक? व्हाट इज द मैक्सिमम डिविडेंड यील्ड जनरली अ स्टॉक कैन गिव? 2-4%। करेक्ट। अगर PSU स्टॉक है तो 5-6% दे देते। कुछ 1-2 स्टॉक है, मैं नाम नहीं ले सकता उन स्टॉक्स का, बट ऐसे स्टॉक है जो 7-8% तक की यील्ड देते एट मैक्स। यस। और वो भी कुछ सालों तक, हर साल नहीं देते, क्योंकि जब तक उनके प्रॉफिट ज्यादा है तब तक दे देंगे। फ्यूचर में प्रॉफिट गिरने लगे, डिविडेंड पॉलिसी चेंज हो जाएगी, डिविडेंड फिर कम हो जाएंगे। ट्रू। बट ये ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहाँ पे 12, 14, 15% तक की डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड भी मिल रही है। और एक ऐसा भी ऑप्शन है जहाँ पे मैं आपको दिखा सकता हूँ डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड जो है दैट इज करंटली अराउंड 17 to 18%। दिखा सकता हूँ क्या? मैं दिखाई देता हूँ। लेट मी कम टू दैट पॉइंट। देखो, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। अभी ये गूगल है, मैं गूगल पे खाली लिख रहा हूँ, ठीक है? ये देखो, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ ऑडियंस के लिए, आपकी ऑडियंस के लिए मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। ये आपको दिख रहा है करंट डिविडेंड यील्ड 17.27%। करेक्ट। एनुअल डिविडेंड पेमेंट कितना है? 17 रुपीज 61 पैसे। प्राइस कितना है इसका? 102 रुपीज। 100 रुपए वाले शेयर में आपको 17 रुपए का एनुअल डिविडेंड मिल रहा है। और इसकी हिस्ट्री दिखाता हूँ। साल में 4 बार डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। ये देखो, मई में मिला है 93 पैसे, मार्च में मिला है 3 रुपीज 61 पैसे, फरवरी में मिल रहा है 5 रुपीज 42 पैसे, नवंबर 2025 में मिला है 3 रुपीज 72 पैसे, अगस्त में। सो ये पूरी हिस्ट्री है। ऐसा नहीं है कि मैं खाली एक पर्टिकुलर टेन्योर की बात कर रहा हूँ या एक क्वार्टर की बात कर रहा हूँ। तो यस, इट इज़ पॉसिबल। सर, ये शेयर कौन सा है वैसे? ये एक्चुअली में कोई इक्विटी शेयर नहीं है, क्योंकि इक्विटी शेयर में इतनी हाई डिविडेंड यील्ड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। एक आध साल कोई कंपनी दे सकती है, बट अगर आप बोलोगे कि हर साल मेरे को 12-15% की डिविडेंड यील्ड चाहिए, तो ये इक्विटी शेयर में हो ही नहीं सकता है। देन व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? सो ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसके थ्रू आप इंडिया के रियल इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे लगा रहे हो।
और ये इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट वो नहीं है जो ऐसे ही पड़े हुए हैं, ये इनकम जनरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट है जिससे हर रोज इनकम क्रिएट हो रही है और वही इनकम इन्वेस्टर को डिविडेंड या डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू पे की जा रही है। एंड दैट्स द रीजन कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड इतनी हाई है। तो सर ये कहीं अनलिस्टेड या वो जो डब्बा ट्रेडिंग और ये सब होता है वो सब है क्या? नहीं नहीं, ये 100% लीगल है, कंप्लीटली सेबी रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। आई नो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा और आप भी इजीलिए शॉक हो रहे होंगे कि आज तक तो कभी हमने सुना ही नहीं है। करेक्ट, बहुत सारी ऐसी ऑडियंस होगी आपकी भी जो लोग शायद ये पहली बार देख रहे होंगे कि यार ऐसे भी शेयर्स है या ऐसी भी सिक्योरिटीज़ है, नॉट शेयर्स बट सिक्योरिटीज़, जो एक्सचेंज पे लिस्टेड है, NSE BSE पे लिस्टेड है, प्राइस कोई हज़ारों लाखों में नहीं है, 60 रुपये 100 रुपये 200 500 रुपये की प्राइस पे ही ट्रेड हो रहे हैं एंड 100% सेबी रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट मोड ऑफ ऑप्शन है। तो सर इतना ही रेगुलेटेड है और लीगल है, तो अगर हम 10-15 लाख भी डाल दें और 17% का हमें रिटर्न मिल रहा है तो हमारा आराम से साल के अंदर 1.5-2 लाख रुपए बन जाएगा। हाँ करेक्ट, ऐसी बहुत सारी सिस्टम है। ये तो एक सिस्टम मैंने बताई, मैं आपको और भी कुछ सिस्टम रिवील करने वाला हूँ आज। ऐसी बहुत सिस्टम है जिससे आप अपनी पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरी ज़िंदगी काम करते रहो, क्योंकि लोगों को क्या लगता है, हमें बचपन से यही सिखाया है कि पढ़ाई करो, काम करो, पैसे कमाओ, ख़त्म। करेक्ट, लाइफ यहीं पे ख़त्म होती है। लोग पैसे कमाते 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 मेहनत करते 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 मर जाते हैं। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है लाइफ को एंजॉय करने का। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, ऑफकोर्स आपकी सैलरी बढ़ेगी, लेकिन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी, फैमिली बढ़ेगी। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जितना ज़्यादा पैसे कमा रहे हो ना, आपकी सारी एक्टिव इनकम जो है ना वो वहीं पे खर्चे हो जा रही है आपकी फैमिली की फुलफिलमेंट में। तो आप लाइफ एंजॉय कैसे करोगे? और इसीलिए पैसिव इनकम का जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं सच कह रहा हूँ, आज जितने भी HNI क्लाइंट्स हैं, because I am myself a wealth manager, I manage wealth for many HNI clients, I guide them, advise them कि कहाँ कैसे इन्वेस्टमेंट करके कैसे अपना पोर्टफोलियो और वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। मैंने देखा है कि मोस्ट ऑफ दी HNI क्लाइंट्स ना पैसिव इनकम को बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स मानते हैं, क्योंकि उसी से वो लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। एक्टिव इनकम तो आपके खर्चे पूरे कर रहे हैं, आपने कार ली है, घर लिया है, EMI भर रहे हो, उसी में खत्म हो जाती है। बट पैसिव इनकम से वो एक्स्ट्रा पैसा आता है जिससे आप अपनी लाइफ एंजॉय कर पाते हो। अगर कोई 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करे कोई भी एसेट क्लास में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, हर एक का रिस्क एपेटाइट अलग है, हर एक की समझ अलग है, बट अगर कोई 10 लाख रुपया डाल रहा है, उसको 15% एनुअल रिटर्न मिल रहा है, इट इज ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपया। 20 लाख रुपया डालो, 3 लाख रुपया मिल रहा है साल का। ये 3 लाख रुपए आपको आपकी लाइफ एंजॉय करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। महीने के 25-30 हज़ार रुपये अगर आज एक मिडिल क्लास इंसान को मिले तो उसकी लाइफ की मतलब मुझे लगता है कि उसके ज़िंदगी के 10 साल बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसका टेंशन कम हो जाएगा। करेक्ट। तो मैं आपको बताता हूं ऐसे बहुत सारे पैसिव इनकम अर्निंग के ऑप्शंस है। ट्रेडिशनली लोग क्या करते थे और अभी लोग क्या कर रहे हैं, और मैं सच में कहता हूं एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर ना आपको ट्रेंड के साथ चेंज होना चाहिए। क्या आज से 50 साल पहले या शायद आज से 200-400 साल पहले हम बार्टर सिस्टम करते थे? आज भी वही करते? नहीं, आज हम मनी को एज अ फॉर्म एक्सचेंज यूज करते हैं। आज से शायद 25 साल पहले हम खाली कैश यूज करते थे, आज हम UPI यूज करते हैं। क्यों? उसने हमारी लाइफ को ईजी किया है। आज हमें हर जगह पे पैसे लेके जाने की जरूरत नहीं है, सेफ्टी बढ़ गई है कि सारी चीजें अपने पास मोबाइल में, हमें कहीं पे भी किसी को पैसे पे करने हम डायरेक्टली कर सकते हैं। तो टाइम के साथ साथ ना अपने को बदलना पड़ता है। मैं आपको ऐसे 5 तरीके बताता हूं जिससे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो, और मैं आपको बताऊंगा कि उसमें से कौन से बेस्ट ऑप्शन है आज के लिए। आज जो ऑडियंस हमारी 20 साल की है, 25 साल की है, 30 साल की है, और जो फ्यूचर के लिए वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, पैसिव इनकम का सोर्स बिल्ड करना चाहते हैं कि हर महीने 20-25 हज़ार की पैसिव इनकम आती रहे, काम नहीं करना है, हर महीने 20-25 हज़ार रुपये ऐसे ही आते रहे, तो वो कैसे पॉसिबल है वो भी समझाता हूँ। सो देखो, सबसे पहले ना लोग सालों पहले की मैं बात करता हूँ, आपने देखा होगा लोग FD करते थे। FD करते थे, उनको साल का 8-9-10% रिटर्न मिलता था। आज नहीं मिल रहा है। आज तो FD में 6-6.5% मिल रहा है, और अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो थोड़ा एडवांटेज मिलके 50 पैसे ज़्यादा मिलेगा। बराबर। लेकिन मेरे पेरेंट्स जब FD करते थे तो शायद उनको 10% 11% का इंटरेस्ट भी मिलता था। अब तो वो रिटर्न है नहीं। करेक्ट। आज तो 6% मिल रहा है। तो क्या आज भी मैं मेरे पैसे FD में इन्वेस्ट करूँ? ऑफकोर्स नॉट, क्योंकि वो रिटर्न मिल ही नहीं रहे। आज इन्फ्लेशन ही 6%, 6.5%, 7% से बढ़ते रहता है। करेक्ट। तो उसके दौरान मेरे को अगर मेरे पैसों को ग्रो भी करना है और साइड बाय साइड मेरी लाइफस्टाइल को भी इंप्रूव करना है, तो मुझे नए एसेट क्लासेस पे आना पड़ेगा। ट्रू। सो FD इज आउट ऑफ द विंडो। करेक्ट। तो FD की तो मैं कभी बात करूंगा नहीं। अब बात करते हैं दूसरा, डिविडेंड स्टॉक्स। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग डिविडेंड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते होंगे, शायद आपने भी कभी किया होगा। हैव यू इन्वेस्टेड?
PSUs के अंदर ऑब्वियसली। करेक्ट। तो PSU आपको डिविडेंड देते हैं, जैसे कि कोल इंडिया हो गया, बराबर। गेल हो गया, ये सारे स्टॉक हमें डिविडेंड देते हैं रेगुलरली, बिकॉज वो गवर्नमेंट कंपनीज हैं, उनको ज़्यादा ग्रो नहीं करना है, बट एट दी एंड उनको कैश रिच बनना है ताकि गवर्नमेंट को पैसा मिले और गवर्नमेंट उससे कंट्री में यूज़ करे। ट्रू। डिविडेंड यील्ड कितनी है? 4% के आसपास। 5, मैक्सिमम 6%, दैट्स इट। उससे ज़्यादा यील्ड तो मिल नहीं सकती है। तो अगर मैं इक्विटी का रिस्क ले रहा हूँ, क्योंकि हम इक्विटी शेयर में पैसे डाल रहे हैं, सो दैट इज अ रिस्क। कल को प्राइस नीचे भी जा सकता है, ऐसा नहीं है कि हर रोज प्राइस ऊपर ही जाएगा, वेदर इट इज गेल, ONGC, कोल इंडिया, वॉट एवर। ट्रू। तो इक्विटी का रिस्क लूँ और 6% की ही डिविडेंड यील्ड मिलने वाली है, 4% ही मिलने वाली है, जो कि फिक्स नहीं है। किसी साल लॉस हुआ या प्रॉफिट्स कम हुए तो डिविडेंड कम भी हो सकता है। तो क्या ये कोई सेंस बना रहा है? उसमें मैं कैपिटल अप्रिसिएशन भी मान के चल रहा हूँ कि वो मुझे रिटर्न मिलेगा, मतलब विद दैट अजम्पशन आई एम इन्वेस्टिंग, राइट? करेक्ट। सो नाउ लेट्स कम टू द डेटा। मान लेते हैं हम कोल इंडिया का एग्जांपल लेते हैं। कोल इंडिया इज अ गुड स्टॉक जिसने डिविडेंड यील्ड अच्छी खासी दी होगी, मोनोपोली से। ऑफ कोर्स। तो मैं एक बार देखता हूं कोल इंडिया का शेयर प्राइस क्या चल रहा है, लेट्स चेक इट। 410 रुपए के आसपास शेयर प्राइस चल रहा है। डिविडेंड यील्ड इज समवेयर अराउंड 6.5%, विच इज नॉट फिक्स्ड, चेंज हो सकती है, बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। अब मैं ना इसको मैक्सिमम पे कर रहा हूं। ये 2010 तक का डेटा मेरे को मैक्सिमम अभी तक मिल पाया है, ठीक है। अब 2010 में इसका प्राइस करीब 350 रुपये हमें स्क्रीन पे दिख रहा है। मैं और थोड़ा जूम कर देता हूँ ऑडियंस की विजिबिलिटी के लिए। ये देखिए 350 के आसपास प्राइस था। करेक्ट। ये आज से 16 साल पहले की बात है। और आज प्राइस कितना है? 410। शायद वो फिर से 350 हो जाएगा। अच्छा, बीच में अगर आप देखोगे 2020, 21, 22, 23, ये तो वो पीरियड है जहां पे प्राइस 150-200 रुपए पे ट्रेड कर रहा था। करेक्ट। आई एम नॉट सेइंग कि फ्यूचर में कभी प्राइस बढ़ नहीं सकता, नो, आई डोंट नो, दैट्स एन इक्विटी शेयर, आई डोंट नो फ्यूचर में प्राइस ऊपर जाए नीचे जाए, कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। बट माय पॉइंट इज, क्या पिछले 10 साल में इसने कोई रिटर्न दिया है? पिछले 15 सालों में कोई रिटर्न दिया है? सो क्या डिविडेंड स्टॉक्स कैपिटल अप्रिसिएशन ज्यादा देंगे, इसकी गारंटी है? नॉट रियली। वो तो किसी भी इक्विटी शेयर में नहीं है। सो अगर मेरा पर्पस है पैसिव इनकम अर्न करना, मेरा पर्पस है कि मैं जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूँ उससे मुझे एक रेगुलर अच्छा रिटर्न मिले, आई डोंट थिंक डिविडेंड स्टॉक इज अ राइट अप्रोच। माइट भी कुछ लोगों के लिए इक्विटी इज वेरी गुड, बट आई डोंट थिंक फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स इक्विटी इज अ राइट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। मैंने आपसे आपके एक वीडियो में ये बात सुनी भी है कि इन्वेस्टिंग के लिए आई डोंट ट्रस्ट इन इक्विटी। करेक्ट, राइट। तो आई थिंक यही लॉजिक था उसके पीछे, और भी कोई लॉजिक्स आपके इसके अंदर बैक कर रहे हैं? सो यस, मैं हमेशा रिटेल इन्वेस्टर्स को कहता हूं कि इक्विटी इज नॉट फॉर यू। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से सोच रहे हो, आपको कोई रेगुलर इनकम नहीं चाहिए, यू आर जस्ट वेटिंग फॉर कैपिटल अप्रिसिएशन इन 10, 15 और 20 ईयर्स, सो मे बी यू कैन बिल्ड अ गुड इक्विटी पोर्टफोलियो और मे बी म्यूचुअल फंड कैन हेल्प यू। बट इफ अगर आपको एक रेगुलर इनकम चाहिए, क्योंकि हर रिटेल इन्वेस्टर का यही है कि भाई मैं पैसा डालूं और मुझे कुछ रिटर्न मिलता रहे, जिससे मेरा घर भी चले, मेरे को पैसिव इनकम भी मिले, सपोर्ट भी मिले, उन लोगों के लिए इक्विटी इज रॉन्ग। हमें अगर पैसिव इनकम चाहिए तो हमें डिविडेंड स्टॉक से हटना पड़ेगा, हमें ऐसे एसेट क्लासेस में जाना पड़ेगा जहां पे शायद हमें अच्छा रिटर्न मिले और इक्विटी जितना रिस्क ना हो। देखो, रिस्क हर इन्वेस्टमेंट एसेट क्लासेस में है। आज बैंक में भी पैसे रख रहे हो, वहां पे भी रिस्क है। इंडिया में अगर आप देखोगे पिछले 10-15 सालों में 100 से ज्यादा कोऑपरेटिव बैंक्स उठ चुकी है। बहुत लोग के पैसे डूबे। करेक्ट। बहुत सारे लोगों को एग्जांपल्स पता भी होंगे, उनके खुद के भी पैसे डूबे होंगे शायद। तो रिस्क हर एसेट क्लासेस में, ऐसा नहीं है कि बैंक एकदम सेफ ही है, नो। आरबीआई, सिस्टम, गवर्नमेंट पूरी कोशिश करते हैं कि इन्वेस्टर के पैसे ना डूबे, बट समथिंग मे गो रॉन्ग। सो मेरा ये पॉइंट है कि हमें वहां पैसे डालने चाहिए जहां पे आपको कंसिस्टेंटली अच्छा रिटर्न मिले, थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो, थोड़ा कंपैरेटिवली बेटर रिटर्न मिल सके। एंड आई थिंक 14-15% तक की अगर डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड मिल रही है तो इन्वेस्टर उसे कंसीडर कर सकते हैं। तो सर, अगर एफडी नहीं है, इक्विटी नहीं है, तो बचा कमोडिटी या फिर बॉन्ड्स, डेट मार्केट। करेक्ट। सो डेट मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? आई विल नॉट से दैट्स अ प्रॉब्लम, बट दैट्स अ चैलेंज। चैलेंज ये है कि देखो, बॉन्ड मार्केट में आप जब पैसे डालते हो ना, तो आप किसी ना किसी को लोन दे रहे हो। लेट्स से आई एम बाइंग बॉन्ड ऑफ एनी बिग कंपनी, लेट्स से टाटा, रिलायंस, किसी भी कंपनी का मैं बॉन्ड या डिबेंचर खरीदता हूँ, तो इनडायरेक्टली मैं उस कंपनी को लोन दे रहा हूँ। बराबर। एज लॉन्ग एज उस कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। बट बिजनेस कैन गो रॉन्ग एनी टाइम। हमने देखा है रिलायंस के साथ क्या हुआ। मुकेश अंबानी एंड अनिल अंबानी, जब दोनों का सेपरेशन हुआ, दोनों के बिजनेस सेपरेट हुए,
एक बिजनेस बहुत अच्छा चला बट एक पूरा डूब गया। तो बॉन्ड्स के थ्रू भी आप लोन दे रहे हो उन कंपनीज को जो कंपनी आपका पैसा बिजनेस में लगाएगी। अच्छा चला तो आपको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट भी मिलेगा, कैपिटल रीपेमेंट भी मिलेगा, लेकिन अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया तो पैसे डूब भी सकते हैं। देन व्हाट ऑप्शन डू वी हैव? अगर हमें डेट में पैसा नहीं डालना है, अब हमें इक्विटी में भी नहीं डालना है, हमें एफडी में भी नहीं डालना है, देन व्हाट एल्स? सो रिटेल इन्वेस्टर का ना एक बचपन का प्यार होता है ना, जैसे जिसको हम भूल नहीं पाते हैं। हम बहुत कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी हम बचपन के प्यार को, जो पहला प्यार होता है ना, लोग भूल नहीं पाते ना, वैसा ही एक प्यार है, एक ऐसा असेट क्लास है जिसको लोग भूल नहीं पा रहे। उनको चाहिए कि वो असेट क्लास में ही वो इन्वेस्ट करे, चाहे उसके लिए वो प्रिपेयर्ड है या नहीं है। और कई बार मैंने देखा है उस इन्वेस्टमेंट के चक्कर में लोग बैंकरप्ट भी हो जाते हैं। आप गेस कर सकते हो वो कौन सा असेट क्लास है? गोल्ड तो नहीं होगा, बिकॉज गोल्ड ने अच्छे रिटर्न दिए, हमेशा बचाए हमको। बट उसके अलावा आई थिंक या तो हम पैसे लगाते हैं गाड़ी में या घर में। सो आई थिंक घर इज और प्रॉपर्टीज बेसिकली आई थिंक द राइट आंसर। यस, यू आर करेक्ट। सो लोगों को ना हमेशा ऐसा लगता है कि हमें रियल एस्टेट में पैसा डालना चाहिए क्योंकि रियल एस्टेट कभी डूबता नहीं है। करेक्ट? आपने भी सुना होगा रियल एस्टेट का प्राइस ऑलमोस्ट अप्रिशिएट ही होता है। देयर आर रेयरली सम डेकेड्स और सम ईयर्स जहाँ पे प्राइस गिरे होंगे। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो रियल एस्टेट में पैसा डूब ही नहीं रहा है, रियल एस्टेट इतना अच्छा रिटर्न दे ही रहा है, तो सब लोग रियल एस्टेट में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। करेक्ट। उसके लिए लोग लोन तक लेने लगते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोग का एक घर होने के बावजूद भी वो दूसरा घर लेते हैं और उसके लिए होम लोन लेते हैं, ये सोचते हैं कि मैं वो भी भर दूंगा, मेरे 2 घर हो जाएंगे। अब वो दूसरे घर से उनको करना क्या है, बिकॉज वो तो पहले घर में रह रहे हैं। दूसरे घर से उनका मेन इंटेंशन ये है कि मैं उसको भाड़े पे दे दूंगा, किराया, बराबर, रेंटल इनकम आएगी और वो रेंटल इनकम से हमारा पैसिव इनकम बन जाएगा। करेक्ट? अब आप मुझे बताइए कि क्या लगता है कितनी रेंटल यील्ड मिलती है इंडिया में? अगर मेरे पास कोई अच्छी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी है, व्हाट कैन बी दी रेंटल यील्ड? सर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का मुझे थोड़ा आइडिया था। आई थिंक इट इज़ अराउंड 3 to 4% के अंदर। करेक्ट। नाउ आई टेल यू एग्जैक्ट डेटा मैं आपको बताता हूँ बिकॉज आई हैव रिसर्च अबाउट दिस डेटा। आप गूगल करके भी देखोगे तो आपको सिमिलर रिजल्ट मिलेंगे। जनरली मतलब लेट्स से 60-70% केसेस में ना जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें रेंटल यील्ड 1.5 से 2% ही बन पाती है जनरली। ओके। कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो कि हाई डिमांड प्रॉपर्टीज है जहां पे उनकी रेंटल यील्ड 3, 3.5 या 4% तक बन पाती है। That depends on the location and उसकी डिमांड और द हाइप ऑल्सो। करेक्ट करेक्ट। सो अब मान लेते हैं कि एक इन्वेस्टर है, नॉर्मली मैं बेस्ट केस सिनेरियो पकड़ रहा हूँ, बेस्ट केस सिनेरियो वो 1 करोड़ का घर लेता है, कैसे कैसे पैसे जमा किए होंगे या लोन पे लिया होगा, कैसे भी 1 करोड़ रुपए का घर लिया, साल का रेंटल इनकम कितना बनेगा? 4%, बेस्ट केस सिनेरियो 4 लाख। अब वो 4 लाख रुपए कमाने के लिए उसको क्या क्या करना पड़ेगा? पहले तो 1 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदा। वो 1 करोड़ का प्रॉपर्टी खरीदने के लिए उसने गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन फीस पे की होगी, विच मे बी अराउंड 6 to 7% डिपेंडिंग ऑन दी स्टेट। करेक्ट। तो 6-7 लाख रुपए वहां चले गए। अगर ब्रोकर से खरीदा है तो 1.5-2% की ब्रोकरेज भी पे की होगी, 1.5-2 लाख रुपए और चले गए। नाम ट्रांसफर किया, सोसाइटी में कुछ ड्यूज थे, ये वो सब क्लियर करते करते 1-8% और खर्चा पकड़ लेते हैं। 1 करोड़ का घर खरीदने के लिए इंसान ने ऑलरेडी 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिए। बराबर। सेकेंडली वो घर लेने गया, इसके चक्कर में उसने 20-25 घर देखे होंगे। ऐसा तो नहीं कि पहला प्रॉपर्टी देखा और पसंद आ गया। अच्छा खासा टाइम इन्वेस्ट किया। राइट। प्लस अभी उसके अंदर उसको टेनेंट ढूंढना पड़ेगा। वो टेनेंट ढूंढने के लिए ब्रोकर को काम पे लगाना पड़ेगा, उसको ब्रोकरेज पे करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि पूरा रेंट आपको आएगा, ब्रोकरेज भी जाएगी। ऑलमोस्ट यहाँ पे मुंबई में तो ये चलता है, यू पे 1 रेंट, या 1 month rent, yes. 1 month रेंट यू पे। उसके बाद भी टेनेंट को रखने के बाद भी टेंशन, उसने कुछ गड़बड़ कर दी तो सोसाइटी से कंप्लेंट आएगी। टाइम पे रेंट नहीं दिया तो उसको फिर वसूली के लिए उसके पीछे लगो। 11 महीने बाद वो अगर खाली करके जा रहा है, दूसरा टेनेंट ढूंढो। बीच में खाली करके जा रहा है तो अचानक से वो टेंशन पालो। माय पॉइंट इज, आप 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट भी कर रहे हो, उससे सिर्फ 4 लाख रुपए की रेंटल इनकम अर्न करने के लिए इतना सारा टेंशन ले रहे हो। इज इट वर्थ? सर सिर्फ 4% की रेंटल यील्ड ही नहीं है ना, प्रॉपर्टी के भाव भी तो बढ़ रहे हैं साथ में। करेक्ट। सो व्हाट इज द नॉर्मल कैपिटल अप्रिसिएशन इन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज? आपको क्या लगता है कि इंडिया में
एवरेज, नॉट एनी हाइप सोसाइटी और एनी हाइप एरिया, क्योंकि आपको पता है दिल्ली नोएडा कुछ कुछ एरिया है जहाँ पे तो भाव कुछ भी बढ़ रहा है, बट ऑन एवरेज क्या कैपिटल अप्रिसिएशन चल रहा होगा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का? सर इसमें रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी हम क्या कंसिडर कर रहे हैं? हम क्या फ्लैट्स को कंसिडर कर रहे हैं जो डेवलपर की प्रॉपर्टी है उसके ऊपर हमने फ्लैट बनाया वो, या फिर हमारी ज़मीन है हमने ही उसके ऊपर घर बनाया वो? बिकॉज जब हम वो घर की बात करते हैं तो वो लैंड के साथ की बात करते हैं, और फ्लैट की बात कर रहे हैं तो फ्लैट जैसे जैसे बिल्डिंग पुरानी हो रही है उसकी वैल्यू घट भी रही है, बट ज़मीन की वैल्यू बढ़ भी रही है। तो व्हाट आर वी एक्चुअली कंसिडरिंग? सो करेक्ट, मैं यहाँ पे बात करूँगा एक रेडी फ्लैट। रीज़न, क्योंकि मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन को तो अकाउंट कर ही नहीं रहा हूँ। अगर आपके पास ज़मीन है और आप कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो तो आपको रेंटल यील्ड इमीडिएटली मिलने ही नहीं वाली है, वो तो आपको 2 साल बाद या 1 साल बाद जब घर बन जाएगा उसके बाद जाके रेंटल यील्ड मिलेगी। एंड बिलीव मी, रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी में एक घर बनाना, मतलब अगर मैं मेरी ज़मीन है मेरी उस पर घर बनाना बहुत डिफिकल्ट है। इट्स नॉट ईजी जितना हमें लगता है कि भाई पैसे दे देंगे बन जाएगा। नो, इट्स नॉट ईजी। जितना एक टेनेंट ढूंढना डिफिकल्ट है ना, उससे 10 गुना ज़्यादा डिफिकल्ट अपना खुद का घर बनवाना है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट, बिकॉज वो तो हर इंसान का बस का बात है ही नहीं। वो अपना जॉब वॉब छोड़ के घर बनाने नहीं बैठ सकता वो। तो एक रेडी फ्लैट अगर आप लेते हो, लेट से आपने आज मुंबई में कोई फ्लैट खरीदा 2 करोड़ 3 करोड़ का, अगर आप फ्लैट खरीद लेते हो फॉर एग्जांपल, तो व्हाट यू एक्सपेक्ट कि 1 साल में कितना कैपिटल अप्रिसिएशन हो सकता है ना लॉन्गर ड्यूरेशन, लेट से 10 ईयर्स 12 ईयर्स का अगर हम एवरेज निकाले तो भी? सर 10 साल में डबल तो होना चाहिए कम से कम। करेक्ट, 10 साल में डबल हो जाते हैं प्राइस। यू आर राइट ऑन दिस। आपका इस केस में अगर 10 साल में आपका पैसा डबल हो रहा है, सो ऑलमोस्ट CAGR क्या बैठेगा आपका? 6%। करेक्ट। अब मैं आपको बताता हूँ कि एवरेज, ये तो मुंबई की बात है बिकॉज मुंबई में डिमांड हाई है, हर जगह पे तो उतनी डिमांड है भी नहीं। मैं पर्सनली मेरे रिलेटिव्स को जानता हूँ, वो थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में रहते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है। पूरी बिल्डिंग के अंदर 14th फ्लोर का बिल्डिंग है, एक फ्लोर पे खाली 2 ही फ्लैट है, उसमें 3 फ्लोर खाली है। खरीदा हुआ घर है, लेकिन कोई उधर ना भाड़े पे लेने के लिए रेडी है ना उसको खरीदने के लिए रेडी है। जो प्रॉपर्टी वहां पे एक पर्सन ने खरीदी थी 85 लाख में, क्योंकि वो थोड़ा आउटस्कर्ट्स में सस्ता है, 85 लाख रुपीज में जो फ्लैट खरीदा है ना, वो आज उसको 82 में बेचना पड़ रहा है। सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज कंडीशंस, बिकॉज ये एक रेयर कंडीशन होती है। मैं इन जनरल बात कर रहा हूँ कि अगर एवरेज देखा जाए ना, अगर आप गूगल करके देखोगे इंडिया में रेजिडेंशियल हाउसिंग अगर हम लेते हो उसका क्या कैपिटल अप्रिसिएशन बनता है, 3 to 4%, मैक्स केस में 4 to 5%। ओके, सो व्हाट वी आर टारगेटिंग हियर फ्रॉम दैट रियल एस्टेट कि हमने 1 करोड़ रुपए डालने हैं, 3 से 4% की रेंटल यील्ड बनानी है, उसमें भी इतनी मगजमारी करनी है, और मैक्स टू मैक्स 3-4% का कैपिटल अप्रिसिएशन, मैक्सिमम अपना 6-7% का रिटर्न बना, दैट्स इट। उसके लिए आपने पहले तो 1 करोड़ रुपए अरेंज करना है, 10% आपको पे करने हैं ब्रोकरेज में, रजिस्ट्रेशन फीस एक्सेट्रा में, फिर टेनेंट ढूंढो, मगजमारी करो। सेलिंग भी इज ऑल्सो नॉट ईजी। हम तो बोल रहे 5% भाव बढ़ गया, बट क्या उस अप्रिशिएटेड प्राइस पे हम फ्लैट बेच पाएंगे? करेक्ट, इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो ये सारी प्रॉब्लम्स को हटाकर मैं आपको कहूँ कि आप 500 रुपये डालो, मैं आपको कैपिटल अप्रिसिएशन भी दूंगा विच कैन गो अराउंड 4 to 5%, प्लस मैं आपको रेंटल यील्ड भी दूंगा विच कैन ऑल्सो गो 5 to 6%। सर 6% ही कमाना है तो मैं एफडी में डाल दूंगा पैसा ना वापस। करेक्ट। सो मैं आपको 2 ऐसे इन्वेस्टमेंट एसेट बताता हूँ। एक, जिन लोग को रियल एस्टेट में पैसा डालना है, करोड़ों की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ 500 रुपए से भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर पाओगे। रेगुलर एवरी क्वार्टर आपको रेंटल इनकम भी मिलती रहेगी, प्लस आप यहाँ पे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में नहीं, आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर रहे होगे जहाँ पे रेंटल यील्ड हाई होती है, कैपिटल अप्रिसिएशन और हाई होता है। ओके, यू कैन टारगेट समवेयर अराउंड 10 to 12% रिटर्न विदाउट टेकिंग डायरेक्ट इक्विटी रिस्क। मतलब आप यहाँ पे किसी कंपनी, किसी बिजनेस में पैसे नहीं लगा रहे हो, यू आर इन्वेस्टिंग इनटू हार्ड कोर रियल एस्टेट विथ ओनली ₹500। एक सेकंड सर, पहले ये थोड़ा ब्रेक डाउन कर लेते हैं। आपने मुझे अभी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी का एक तरह से रिटर्न बता दिया विच इज़ अराउंड 5 to 6 to 7% मैक्स। अभी आप कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टीज लाइक मॉल, स्टोर्स, या फिर और कौन से होते हैं? जो GCCs जो ऑफिस रहती है, मतलब ऐसे कमर्शियल ऑफिस पार्क, IT पार्क्स। करेक्ट। तो इनका रिटर्न क्या होता है सर? सो जनरली इस केस में रेंटल यील्ड जो होती है ना, वो 6 से 7% बन जाती है। क्यों? रेंटल यील्ड? हाँ, रेंटल यील्ड। क्यों? क्योंकि ये कमर्शियल एसेट्स है, यहाँ पे जो भी पर्सन आएगा वो रहने वाला नहीं है, वो इससे और इनकम जनरेट करने वाला है। True. तो बेसिकली वो एक बिजनेस होगा, एक बड़ी कंपनी होगी जो इन चीज़ों को रेंट पे ले रही होगी, तो उसकी कैपेसिटी टू पे हाई होती है, तो डेफिनेटली एक 6-7% की रेंटल यील्ड मिलती है। प्लस
क्योंकि ये बिजनेस के लिए यूज होने वाली प्रॉपर्टीज है और सारी अच्छी प्रॉपर्टीज होगी तो इसका कैपिटल अप्रिसिएशन भी फास्ट होगा। ओके। अब इसमें इन्वेस्ट करने के लिए ना सेबी ने एक मोड बनाया है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको करोड़ों रुपए डालने की जरूरत नहीं है, यू कैन इन्वेस्ट विद एज लो एज ₹500। दैट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज नेम्ड एज रेट, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें होता क्या है कि एक ऐसा ट्रस्ट क्रिएट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्पॉन्सर। स्पॉन्सर यानी वो कंपनी जो इसके पीछे खड़ा है एज अ प्रमोटर ग्रुप। पहले वो लोग पैसे डालेंगे, लेट्स से प्रमोटर्स ने, स्पॉन्सर ग्रुप ने 500,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। उस 1000 करोड़ से ये ट्रस्ट क्या करेगा, एक रियल एस्टेट एरिया खरीद लेगा जो कि रियल एस्टेट कमर्शियल होगा। वो बनी हुई रेडी बिल्डिंग होगी, कमर्शियल पार्क्स हो सकते हैं, आईटी पार्क्स हो सकते हैं, मॉल्स हो सकते हैं। बिल्डिंग खरीद ली, ये बिल्डिंग को ग्लोबल क्लाइंट्स, आपने देखा होगा बहुत सारी फॉरेन कंपनीज की इंडिया में ऑफिस होती है। करेक्ट। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल की भी इंडिया में ऑफिस है, मेटा की भी इंडिया में ऑफिस है, मॉर्गन स्टैनली की भी ऑफिस है, डेलॉइट की भी ऑफिस है, ईवाई की भी है। ये सारी कंपनीज को रेंट पे दिया जाता है ये बिल्डिंग। बराबर। तो इनसे जो रेंटल यील्ड मिलेगी ना 6-7%, वो रेंटल यील्ड इस ट्रस्ट के लिए इनकम हो गई। अगर मैं एज एन इन्वेस्टर ये ट्रस्ट का एक यूनिट खरीद लूँ जो कि 500 रुपए में मिल जाता है, तो ये रेंटल यील्ड में जो हिस्सा है वो मेरे को भी मिलने लगेगा। करेक्ट। सेबी का ये रूल है कि जो भी इनकम ये लोग अर्न करते हैं उसका जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो होता है उसका 90% हिस्सा उन्हें मेरे को ट्रांसफर करना है, इन्वेस्टर्स को। ओके। तो फॉर एग्जाम्पल ये ट्रस्ट ने 1000 करोड़ की बिल्डिंग खरीद ली, रेंट पे दे दिया। वो सब ये लोग करेंगे, हमें कोई टेनेंट ढूंढने नहीं जाना है। और क्योंकि ये सारी ग्रेड ए बिल्डिंग्स होती है, ग्रेड ए यानी आप समझ रहे होगे एकदम पॉश, एकदम नंबर 1 एरिया, ये सारी बिल्डिंग्स में इनको टेनेंट ढूंढने भी नहीं जाना पड़ता है। हाँ, वो तो इतनी डिमांड हाई है कि कंपनी सामने से आएगी, मॉर्गन स्टैनली ने ऑफिस डाल दिया तो डेलॉइट बोलेगा मेरे को भी इधर चाहिए, गूगल बोलेगा मेरे को भी इधर चाहिए। तो ये हाईली ऑक्यूपाइड होती है। यू विल बी शॉक्ड कि इंडिया में अगर मैं ऑक्यूपेंसी रेशियो देखूं इन ग्रेड ए बिल्डिंग्स का 97-98% तक की हाई ऑक्यूपेंसी भी मार्क की गई है। मतलब हार्डली कोई खाली रह रहा है। वो जो 2% का गैप आ रहा है वो भी तब आता है कि जब या तो कोई एरिया में रीडेवलपमेंट चल रहा है या कोई एरिया में रिपेयर्स चल रहे हैं, दैट एरिया कैन नॉट बी लीज्ड आउट, तो ही होता है। या फिर एक क्लाइंट छोड़ के जा रहा है और दूसरा क्लाइंट आ रहा है, बीच में 2 महीने का 1 महीने का जो गैप है वही होता है। इट्स लाइक मेन मार्केट का गाला। यस। तो यहाँ पे आपको एक तो रेगुलर रेंटल यील्ड मिल रही है जिसमें आपको कुछ मगजमारी करना नहीं है, वो ट्रस्ट खुद मैनेज कर रहा है। 1000 करोड़ का समझो बिल्डिंग है, उस पर अज्यूम कर लेते हैं 6% की रेंटल यील्ड उसको आ रही है, तो वो 6% की रेंटल यील्ड वो लेके हमें देगा, हमें यानी इन्वेस्टर्स को देगा। लेट से 60 करोड़ रुपीज आ रहे हैं उसके पास, नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दी एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस, सब कुछ। तो जितना पैसा आया उसका ऑलमोस्ट 90% वो हमको दे देता है एज एन इन्वेस्टर। बाकी का 10% दे कीप इट फॉर मेंटेनेंस एंड फ्यूचर ग्रोथ एक्सेट्रा। अब क्योंकि ये बिल्डिंग है ओन्ड बाय दैट ट्रस्ट है, करेक्ट, कल को बिल्डिंग का प्राइस भी बढ़ेगा, जो जनरली कमर्शियल रियल एस्टेट में होता है। और अच्छी ग्रेड ए बिल्डिंग्स की रियल एस्टेट वैल्यू तो और ज्यादा बढ़ती है। करेक्ट। तो वो जो बढ़ने वाला कैपिटल अप्रिसिएशन है वो इस ट्रस्ट के यूनिट के प्राइस में रिफ्लेक्ट होगा। आज वो ट्रस्ट के यूनिट का प्राइस अगर 500 रुपए है, अगले साल 525 होगा, अगले साल 560 होगा, फिर 600 होगा, 700 होगा, ये प्राइस बढ़ते जाएगा। सो व्हाट आई एम अर्निंग एज एन इन्वेस्टर, मैंने जो 500 रुपए डाले उस पर एक मेरे को रेंटल यील्ड मिल रही है, दूसरा मेरे को उस पे कैपिटल अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। करेक्ट। सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैं समझता हूं, मैं कभी भी बेच सकता हूं। लिक्विडिटी। लेट्स से आई परचेस 1000 यूनिट्स, मैंने 1000 यूनिट्स खरीद लिए, ठीक है, मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। कल को अगर मेरे को 1 लाख रुपए चाहिए तो मैं उतना पार्ट बेच सकता हूं। रियल एस्टेट में हम थोड़ी बेच सकते। अगर मेरे पास एक फ्लैट है, 2 BHK फ्लैट है, 1 करोड़ की वैल्यू है, मुझे खाली 20 लाख रुपए चाहिए, मैं किचन थोड़ी सेल कर सकता हूँ, मैं बेडरूम थोड़ी सेल कर सकता हूँ। सो दैट ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन ओल्ड स्टाइल रियल एस्टेट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रियल एस्टेट होना ही नहीं चाहिए, रहोगे कहाँ पे? करेक्ट। आप वो बिल्डिंग में थोड़ी रह सकते हो, आपको तो घर लेना ही पड़ेगा। सो टू स्टे, रहने के लिए ऑफ कोर्स आप रियल एस्टेट लो, दैट्स अप टू यू। आपको रेंट पे रहना है, रेंट पे रहो, वो मैं कमेंट नहीं कर रहा हूँ, वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। बट अगर आप एज एन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देख रहे हो जिससे आपको पैसिव इनकम भी बनानी है और कैपिटल अप्रिसिएशन भी चाहिए, तो रेट इज मच मोर बेटर ऑप्शन देन ट्रेडिशनल रियल एस्टेट। ठीक है सर, आप ये इस्टेब्लिश कर रहे हो कि रीट्स आर बेटर देन, मतलब इन सम वेज बेटर देन
इक्विटी एंड एफडीज रिटर्न्स के मामले में तो है। इक्विटी से इसलिए बेटर है क्योंकि वहाँ पे वो डाउन साइड रिस्क आपको एलिमिनेट कर देता है, बिकॉज प्रॉपर्टी के अंदर आप पैसा डाल रहे हो। रीट को आप इस्टेब्लिश कर रहे हो एज अ इक्विटी शेयर इन अ प्रॉपर्टी। अगर मैं देखा जाए तो एक प्रॉपर्टी है, उसको आपने टुकड़े कर दिए, जैसे हम कंपनी के टुकड़े करते हैं, और आपने एक एक शेयर उसका खरीद लिया। यस, यू कैन से जैसे कंपनी के प्रॉफिट से हमको डिविडेंड मिलता है, वैसे जो प्रॉपर्टी का प्रॉफिट है या प्रॉपर्टी का रेवेन्यू है विच इज द रेंट, उसका हमें हिस्सा मिल रहा है बिकॉज वी आर द ओनर्स। करेक्ट। ये हो गई सारी अच्छी अच्छी बातें। एंड ऑफ कोर्स एज यू सेड कि उससे हमें रिटर्न्स जो है वो काफ़ी बेटर मिलते हैं। अगर हम रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ले रहे हैं उससे हमें बेटर रिटर्न्स मिल रहे हैं। दीज आर ऑल गुड थिंग्स, राइट? बट रिस्क भी तो होंगे ना, हर एक इन्वेस्टमेंट के होते हैं। तो व्हाट आर द रिस्क एसोसिएटेड विद REITs? सो सबसे बड़ा रिस्क यही है कि आप इक्विटी की ग्रोथ में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। मैं ये कभी नहीं कहता हूं कि रेट्स जो है वो इक्विटी का सब्सटीट्यूट है। नो, इट इज नॉट पॉसिबल। इक्विटी इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ देगा। करेक्ट। आज अगर कोई 10 रुपए वाला शेयर है, फॉर एग्जाम्पल बजाज फाइनेंस का एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको पता है बजाज फाइनेंस ने 2008 में जो 10 रुपए का शेयर था, 2024 तक वो 10 रुपए वाला शेयर ऑलमोस्ट 7,000 पहुंच चुका था। ट्रू। उसके बाद स्टॉक स्प्लिट, बोनस, वो सब चीजें अलग है। बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन रियल एस्टेट। ऐसा आपने रेयरली सुना होगा कि 10-15 साल में कोई रियल एस्टेट का प्राइस इतना बढ़ गया, विच इज रेयरली पॉसिबल। रेट में वैसा नहीं होने वाला है। ओके। ये आपको हेल्प करता है खाली पैसिव इनकम अर्न करने के लिए, इफ यू वांट अ गुड पैसिव इनकम, और इंपॉर्टेंटली इट इज हेज अगेंस्ट इक्विटी। गॉट इट। तो एक तरह से ये डाइवर्सिफिकेशन है आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का। यस, ओवरऑल पोर्टफोलियो का डाइवर्सिफिकेशन है। फॉर एग्जांपल पिछले 1-2 साल में आपने देखा होगा 2025 वाज वन ऑफ द बैड ईयर फॉर इक्विटी मार्केट। हार्डली कोई रिटर्न दिए, मुझे लगता है पिछले 2 साल से इक्विटी मार्केट ने कोई रिटर्न दिए ही नहीं है। निफ्टी ने पिछला हाई मारा था 26,000 के ऊपर, आज भी निफ्टी 24,000 के आसपास ही चल रहा है। अब सर जब से कोई प्रेसिडेंट बना है किसी कंट्री का, तो थोड़े बुरे दिन आ रखे इन्वेस्टर्स के। खैर, करेक्ट। सो एज एन इन्वेस्टर मैं हमेशा लोगों को कहता हूं कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्टमेंट किया, दैट इज गुड, वो आपको ग्रोथ देगा। बट अगर इक्विटी मार्केट नहीं चला, उस वक्त कोई और एसेट क्लास चलेगा। जैसे हमने देखा कि पिछले 4-5 साल में या पिछले 2 साल में जब इक्विटी मार्केट अंडर परफॉर्म कर रहा था, गोल्ड ने आउट परफॉर्म किया। ट्रू। कमोडिटीज मार्केट ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर ने एक अच्छा बुल रन दिया। ऑफकोर्स अभी थोड़ा करेक्शन है, कंसोलिडेशन का फेज रहेगा, बट एक अच्छी रैली आ गई थी। सेम वे रेट्स में भी बहुत अच्छी रैली आई थी। मैं आपको एक डेटा शेयर करता हूँ 2025 का, क्योंकि मैंने पूरा एनालिसिस किया हुआ, इसके ऊपर मैंने इतना डेप्थ में स्टडी किया है ना, बिकॉज एज अ वेल्थ मैनेजर बहुत सारे HNI क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं और वो हमें पूछते हैं कि हमें कैसे इन्वेस्ट करके पैसिव इनकम जनरेट करनी है। तो ऐसे बहुत ऑप्शन हम उन्हें बताते हैं, और आगे मैं ऐसा भी ऑप्शन बताऊंगा जहाँ पे 12, 15, 18% तक की डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड मिल रही है। सो ये जो इंडिया के कुछ बड़े रेट्स है, लिस्टेड है, एम्बेसी, नेक्सस सिलेक्ट, ब्रूकफील्ड, माइंडस्पेस, ये सब बड़े बड़े लिस्टेड रेट्स है। माइंडस्पेस जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज बनाती है, नेक्सस आई थिंक मॉल्स वगैरह बनाते हैं। करेक्ट। सो माइंडस्पेस जो है वो यहाँ पे मुंबई में मलाड में भी माइंडस्पेस का पूरा एक IT पार्क, बिजनेस पार्क है। करेक्ट। अब ये मैंने 2025 का डेटा निकाला है, ओनली कैलेंडर ईयर 2025। एक साल में ये रेट्स के यूनिट्स ने कितना कैपिटल अप्रिसिएशन दिया, ये वो डेटा है। अच्छा, रेंटल इसके आगे। हाँ, रेंटल इज डिफरेंट, दिस इज कैपिटल अप्रिसिएशन, एंड दैट इज ऑल्सो फॉर 1 सिंगल कैलेंडर ईयर। ऑफ कोर्स हर साल उतना रिटर्न नहीं आएगा, देयर वाज अ रीजन व्हाई दिस हैपेंड। बट अगर आप देखोगे तो जब इक्विटी मार्केट अंडर परफॉर्म कर रही थी, अगर किसी ने अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन रेट्स में भी रखा होता इन रियल एस्टेट इनडायरेक्टली, तो आज एम्बेसी ने 17% का कैपिटल अप्रिसिएशन दिया सिर्फ एक साल में। नेक्सस सिलेक्ट ने 20% का दिया, ब्रूकफील्ड ने ऑन एन एवरेज 20% का दिया, और माइंडस्पेस ने 28.5% का कैपिटल अप्रिसिएशन दिया। अगर आपको भरोसा नहीं है, मैं आपको डेटा लाइव बता सकता हूं, क्योंकि बहुत लोग को ऐसा लगता है कि नहीं ये हम ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो मैं ऑडियंस के लिए, अगर किसी को डाउट हो कि कैसे ये कैलकुलेट किया, तो वो भी बता देता हूँ। मेरे को गूगल पे कुछ नहीं, माइंडस्पेस रेट शेयर प्राइस सर्च करना है, ये आपको दिख जाएगा। ये रेट है, ये 495 रुपीज़ पर रेट ट्रेड हो रहा है पर यूनिट, और इसको आप नॉर्मली बाय कर सकते हो। जैसे आप अपने ब्रोकर के अकाउंट में जो भी ब्रोकर आप यूज करते हो, आप नॉर्मली शेयर्स खरीदते हो ना, वैसे ही ये बाय होता है। यू कैन बाय 1 यूनिट ऑल्सो। आप 500 रुपए से 1 यूनिट भी खरीद सकते हो। उसका जो भी रेंटल इनकम हो रहा होगा 20 रुपए, 25 रुपए, वो आपको पे किया जाएगा, डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आएगा, जस्ट लाइक डिविडेंड। नाउ लेट्स से मैं यहाँ पे 5 ईयर्स का डेटा निकाल रहा हूँ, तो ये 5 ईयर्स का कैपिटल अप्रिसिएशन इज 72.58%।
अब जो मैंने 2025 की बात की थी, ये देखो, ये है ऑलमोस्ट 3rd of January 2025, 370 रुपीज़ का प्राइस चल रहा था, और ये मैं लेके जा रहा हूँ दिसंबर 2025 तक। ये देखो 27% का रिटर्न। दैट्स द कैपिटल अप्रिसिएशन इन ओनली 1 कैलेंडर ईयर। सिर्फ थोड़ा बेस इफेक्ट भी तो इसमें आ रहा है ना। 2023 में ये बहुत एकदम बॉटम बनाया था इसने, एंड अगर वहाँ से कैलकुलेट करें तो वही बात हो गई कि सोने ने पिछले 4 साल में 3 गुना पैसा कर दिया, बट पिछले 20 साल में तो उतना नहीं किया ना। करेक्ट करेक्ट। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो डेटा है, इट इज जस्ट टू अंडरस्टैंड हाउ इन डिफरेंट मार्केट साइकिल्स डिफरेंट असेट क्लासेस परफॉर्म। क्योंकि 2025 में इक्विटी ने अंडर परफॉर्म किया, तो बड़े बड़े जो एचएनआईज थे, बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने भी अपना कैपिटल एलोकेशन चेंज कर दिया था। दे ऑल्सो फेल्ट कि भाई 26,000 के लेवल पे जब निफ्टी पहुंचा, तो भाई इंडियन इक्विटी मार्केट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। करेक्ट। इसलिए उन्होंने असेट एलोकेशन चेंज किया। और मैं इसीलिए हर इन्वेस्टर को कहता हूं, वेदर ही इज अ रिटेल इन्वेस्टर और एनी एचएनआई और एनी अल्ट्रा एचएनआई, आप अपने पोर्टफोलियो में ना सिर्फ एक असेट क्लास नहीं रख सकते। यू हैव टू बी अ डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टर, ताकि आपका पोर्टफोलियो अलग अलग मार्केट साइकिल में भी एक लेवल की परफॉर्मेंस दे। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि रेट कैसे परफॉर्म करता है और कैसे होता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग रेट्स होते हैं। कुछ रिटेल रेट्स होते हैं जो कि मॉल्स वगैरह ओन करते हैं, जिसकी रेंटल यील्ड बहुत हाई होती है, क्योंकि मॉल्स है, दुकान है, वहाँ पे गुची, प्राडा, एप्पल, हर बड़े बड़े कंपनी के स्टोर्स होते हैं। नेक्सस इज आई थिंक वन ऑफ देम। करेक्ट। तो वहाँ पे तो लाखों लाखों रुपए के रेंट आते हैं। पब्लिक का फुटफॉल इतना हाई है। अगर आप देखोगे नेक्सस सिलेक्ट का जो आईपीओ आया था रिसेंटली, उसका आईपीओ आया था 100 रुपीज पर यूनिट प्राइस था अराउंड। टुडे इट इज अराउंड 165 रुपीज पर यूनिट। ऑलमोस्ट 65% का जो कैपिटल अप्रिसिएशन दे दिया है पिछले 2-3 सालों में फ्रॉम आईपीओ। करेक्ट। प्लस जो रेंटल यील्ड मिल रही है वो अलग से। सो अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये इक्विटी का सब्सटीट्यूट है, नहीं, ये आपके पोर्टफोलियो का अलोकेशन है। बट इफ यू वांट टू अर्न पैसिव इनकम थ्रू रियल एस्टेट, इट कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। तो सर आपने वो जो बात की थी कि मैं टोल प्लाजा से पैसे कमाता हूँ, तो आपने टोल प्लाजा के रीट्स खरीदे? नहीं। अगेन एल से रेट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट एंड इन्विट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। व्हाट इज इन्विट? इन्विट का मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जैसे ये रेट है, इट इज रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जो अपना पैसा रियल एस्टेट में लगाता है, वो पूरी जमीन या पूरी बिल्डिंग खरीद लेता है जो लाइफ टाइम के लिए उनकी है, तो उसमें कैपिटल अप्रिसिएशन का एक बड़ा पॉइंट होता है। बट इन्विट्स ऐसा नहीं करते। इन्विट्स क्या करते हैं? इन्विट्स एक रेडी इनकम जनरेटिंग असेट्स खरीदते हैं। दे डोंट बाय रियल एस्टेट, दे बाय राइट्स ओवर दोज रियल एस्टेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मुंबई का ये हाईवे मेरे को अगर खरीदना है, क्या गवर्नमेंट ये हाईवे मुझे बेच देगी? गवर्नमेंट बेच देगी आपको? व्हाई वुड द गवर्नमेंट डू दैट? ऑफ कोर्स गवर्नमेंट मुझे हाईवे कभी नहीं बेचेगी। क्यों? क्योंकि ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी के जैसे ट्रीट की जाती है। इट इज़ फॉर एवरीवन्स यूज। कल को अगर मुझे एक हाईवे बेच दिया गवर्नमेंट ने, लेट्स से मैं बहुत अमीर हूँ, 50-100 करोड़, 200-500 करोड़, 1000 करोड़ से मैंने अगर एक रोड खरीद लिया, मैं उसको प्राइवेट रोड बना दूंगा, सबकी एक्सेस बंद कर दूंगा। करेक्ट। तो मुंबई और गुजरात के बीच का रास्ता ही बंद। स्टेट ऑफ हॉर्मुज। सो गवर्नमेंट विल नॉट डू दैट। ऑफ कोर्स दैट्स द राइट रीजन कि अगर कोई पर्टिकुलर प्राइवेट एंटिटी या पर्सन को हमने ऐसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बेच दिए, तो वो तो यार उसके ऊपर अपनी मनमानी करेंगे। ट्रू। बेसिकली एक पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो सकता है। तो गवर्नमेंट ना कभी भी ये असेट्स को बेचती नहीं है। जैसे हम जमीन खरीद सकते हैं, हम हाईवेज नहीं खरीद सकते। हम क्या कर सकते, वो हाईवेज पे एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर्स के लिए राइट्स खरीद सकते हैं। सो आज अगर गवर्नमेंट को कुछ इंडिया में डेवलपमेंट करना है, लेट्स से गवर्नमेंट वांट्स टू डेवलप द इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट जनरली कोई ना कोई कंपनी को बोलेगी, टेंडर निकालेगी कि हमें यहाँ से यहाँ का हाईवे बनाना है, तो जो भी इंटरेस्टेड कंपनीज है, जो भी ये हाईवे बिल्ड कर सकती है, टेंडर भरिए। अब हर कंपनी आएगी, वो टेंडर भरेगी, हाँ सर मैं ये हाईवे बना सकता हूँ 200 करोड़ में, कोई बोलेगा मैं 250 करोड़ में बनाऊंगा, कोई बोलेगा सर मैं 180 करोड़ में बना दूंगा। अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग चीज़ें, उस टेंडर की मल्टीपल रिक्वायरमेंट्स होगी, वो सब लोग फिल करेंगे। करेक्ट। अब गवर्नमेंट क्या करेगा? देखेगा कि कौन सी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो है वो इसके लिए कैपेबल है, बिकॉज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। भाई टेंडर तो ले लिया लेकिन रोड बनाया ही नहीं, तो उतना मैन पावर भी तो होना चाहिए, उतना एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए। तो कौन सी कंपनी उसके लिए कैपेबल है? दूसरा, कौन सी कंपनी एक्सपीरियंस्ड है, क्योंकि हमें चाहिए अच्छे रोड, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर।
और तीसरी चीज़ कि ये कितने टाइम में बन के रेडी हो जाएगा, एंड देन व्हाट इज़ दी कॉस्ट एक्सेट्रा एवरीथिंग। अज्यूम कर लेते IRB इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अ कंपनी, इट्स अ लिस्टेड कंपनी, आपने सुना ही होगा। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ने मान लेते कि एक रोड के लिए बिड किया कि हाँ सर ये रोड हम 500 करोड़ में बना देंगे। तो गवर्नमेंट ने बोला ठीक है आप 500 करोड़ में रोड बना लीजिएगा, बट पैसे हम नहीं देंगे। ओके, तो क्या वो कंपनी रोड बनाएगी? क्यों ही बनाएगी? और आप सोच रहे होगे कि गवर्नमेंट पैसे क्यों नहीं दे रही है। देखो, गवर्नमेंट के पास अगर 500 करोड़ रुपए होते ना तो गवर्नमेंट खुद ही रोड बना लेती शायद। गवर्नमेंट चाहती है कि भाई उसके जेब से पैसे भी ना जाए एज ऑन डेट, और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी हो जाए। तो इसका सबसे बढ़िया रास्ता यह है कि वो कंपनी को रोड बनाने दो और उसको बोलो कि भाई अगले 20 सालों तक यहाँ पे जितनी भी टोल की इनकम होगी ना वो आप रख लेना। अब कंपनी में भाई बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े कैलकुलेशन से दे विल डू कैलकुलेट कि व्हाट इज द ट्रैफिक ईयर, अप्रॉक्सीमेटली कितनी गाड़ियां रोज यहाँ से यहाँ जा सकती है, एवरेज क्या टोल हम चार्ज कर सकते हैं, दैट नीड टू बी अप्रूव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट, अपनी मनमानी नहीं चलती है। करेक्ट। बेस्ड ऑन ऑल दैट कैलकुलेशन, लेट से उनको लगता है कि हाँ यार ये 500 करोड़ का रोड बनाने के बाद ना हमें हर साल करीब करीब 70-80 करोड़ का टोल इनकम हो सकता है नेट आफ्टर मेंटेनेंस एक्सेट्रा एवरीथिंग। तो अगर 500 करोड़ पे एनुअली यू आर अर्निंग अराउंड 70 करोड़ रुपीज, इट्स ऑलमोस्ट 14% ऑफ यील्ड। कंपनी बोलेगी हाँ ये हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं। अब IRB इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेगी, 500 करोड़ रुपए से पूरा रोड बना लेगी। लेकिन अब क्योंकि कंपनी का पूरा पैसा ब्लॉक हो गया, अब इसको रिकवर करने के लिए कंपनी को बहुत साल लगेंगे, क्योंकि हर साल कंपनी को तो 70 करोड़ ही मिल रहे हैं, और अगर मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखूँ तो वो भी तो रिड्यूस होती जाएगी ना। सो कंपनी ये सोच रही है कि मैंने 500 करोड़ का रोड तो बना लिया, लेकिन अभी इससे 500 करोड़ रिकवर करने के लिए मेरे को तो यार 8-10 साल लग जाएंगे, और जब तक मेरे पास पैसा नहीं आएगा, पूरा वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गया है, तो मैं दूसरा प्रोजेक्ट नहीं कर पाऊंगा। करेक्ट। तो IRB इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करेगी, सेबी अप्रूव्ड मोड के थ्रू अपना एक इन्विट क्रिएट करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये इन्विट को बोलेगी कि मेरे को 500 करोड़ रुपया दे दो और ये रोड आप खरीद लो। तो IRB को तो अपना 500 करोड़ मिल गया, उसमें उनका प्रॉफिट मार्जिन भी था। ऑफ कोर्स जब गवर्नमेंट को उन्होंने 500 करोड़ रुपए कोट किए थे तो प्रॉफिट मार्जिन कंसीडर किया था, मे बी कॉस्ट 300-350 करोड़ होगी या 400 करोड़ होगी, 20% उनका प्रॉफिट मार्जिन होगा। तो IRB इंफ्रास्ट्रक्चर अब खुश है कि भाई मैंने 400 करोड़ में रोड बनाया, 500 में बेचा, 20% मेरा नेट प्रॉफिट हो गया एनुअली, इट्स अ गुड नंबर। अब ये पैसों से मैं दूसरा रोड बनाऊंगा। हाँ, उसका काम कंस्ट्रक्शन का था, उन्होंने काम किया, धंधा बनाया, निकल गए। ओके। अब ये जो ट्रस्ट है जिसने IRB को 500 करोड़ रुपया देके ये रोड खरीदा है, उसको क्या मिलेगा, हर साल 70 करोड़ रुपए मिलेंगे, विच इज एज गुड एज 14% यील्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट अमाउंट। करेक्ट। तो हमारे जैसे इन्वेस्टर, लेट्स से आई वांट दैट 14% रिटर्न, तो मैं ये इन्विट का एक यूनिट खरीद लूंगा। लेट्स से मैंने 100 रुपया भर के वो यूनिट खरीद लिया, तो अब ऑलमोस्ट हर साल मुझे 14 रुपए मिलेंगे, जिसको क्वार्टरली डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू पे किया जाएगा, बिकॉज दैट्स अ सेबी रूल। सेबी ने ये बोला है कि जो भी इन्विट होगी उसकी जितनी भी इनकम होगी उसका नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल कैश फ्लो होगा, क्योंकि वो रोड को मेंटेन करने में कुछ खर्चा भी लगेगा। जो नेट अमाउंट होगा वो आप इन्वेस्टर को ट्रांसफर करोगे, 90% हिस्सा आप ट्रांसफर करते जाओगे। तो आप ऐसा समझ लो मोटा मोटी मैंने 100 रुपये लगाए, मेरे को 13-14 रुपये हर साल मिल रहे हैं, सो दैट्स अ गुड यील्ड। और यही कॉन्सेप्ट है इन्वेट का, जिसमें इन्वेस्ट करके हम इतनी हाई यील्ड बना पा रहे हैं। सर आपने भी एग्जाम्पल दिया 14% का। सर आप गुजराती हैं, मैं मारवाड़ी हूँ, हम दोनों जानते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ब्याज। करेक्ट। 12 से 16% का ब्याज एक मारवाड़ी एक गुजराती आराम से निकाल सकता है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं ज़मीनों की सर, तो हम ज़मीनों में इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि हमने कहीं ना कहीं कहानी सुनी होती है, यार इसने ये ज़मीन इतने समय खरीदी थी, आज उसका भाव 20 गुना हो गया, उसने बेचा और वो करोड़पति बन गया। ये वो पोटेंशियल है, इसके लालच में हम और हमारे पेरेंट्स सबने ज़मीनें खरीदी है। करेक्ट। बट आपके जितने भी एग्जाम्पल्स आए हैं वो सारे बड़े ही स्टैंडर्डाइज्ड, बड़े ही 17, 18, 20% रिटर्न वाले दिख रहे हैं। तो मेरा वो ज़मीन बेचने वाला जो लालच है वो कहीं पूरा नहीं हो रहा है इसके अंदर। व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दिस? सो देयर आर 2 डिफरेंट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। एक होते हैं जो आप ग्रोथ के लिए करते हो, और दूसरा होता है जो आप रेगुलर इनकम के लिए करते हो। मैंने ना इसके ऊपर पूरा अपसर्च के साथ एक पूरा कोर्स ही
क्रिएट किया है जिसमें मैंने पूरे पैसिव इनकम के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस बताए। और ये जो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, रेट इन्वेट, ऐसे बहुत रेट इन्वेट है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया। 17% की यील्ड दे रहा है, 17% का डिस्ट्रीब्यूशन दे रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड नंबर फॉर एनी इन्वेस्टर। उसके अंदर कैसे इन्वेस्ट करना है, अलग अलग रेट्स, अलग अलग इन्वेट्स, क्योंकि इंडिया में बहुत रेट्स और बहुत इन्वेट्स हैं। ठीक है, तो उसमें से कौन सा रेट आपके लिए सही रहेगा, किसमें आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा, कौन सा रिस्की है, क्योंकि ये रेट और इन्वेट भी ग्रो करेंगे। ये इन्वेट आज जो एक रोड असेट लेके बैठा है, एक हाईवे लेके बैठा है, वो दूसरा भी खरीदेगा, तीसरा भी खरीदेगा, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा भी, उसका यूनिट प्राइस भी बढ़ सकता है, एट द सेम टाइम कम भी हो सकता है। तो वो उसको कैसे एनालाइज करना है, कैसे उसमें इन्वेस्ट करना है, वो सब कुछ मैंने कवर किया है। एंड ऑनेस्टली उस कोर्स की स्टार्टिंग में ही मैंने ये एक्सप्लेन किया है। एक चीज ऐसी होती है जो हम ग्रोथ के लिए करते हैं, एक चीज ऐसी होती है जो हम रेगुलर इनकम के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एज एन एंटरप्रेन्योर काम कर रहा हूं तो मेरा मोटिव रेगुलर इनकम नहीं है, मेरा मोटिव सैलरी नहीं है। एज एन एंटरप्रेन्योर मेरा मोटिव क्या है, मैं कंपनी क्रिएट किया हूं, इसको 100 करोड़ 200 करोड़ 1000 करोड़ की बनाऊं, तब बड़ा पैसा बनेगा। करेक्ट, ट्रू। लेकिन जो इंसान आज जॉब कर रहा है उसका मोटिव क्या है? उसका मोटिव ये नहीं है कि मेरे को 100 करोड़ की जॉब करनी है या 1000 करोड़ की जॉब करनी है। उसका मोटिव है, हाँ आज मेरी सैलरी 50,000 है, अगले साल मैं इसमें थोड़ा सा हाइक लेके 70,000 तक पहुंचा दूं तो मजा आ जाए। क्यों कर रहा है वो उससे अपना घर चलाना चाहता है। करेक्ट। तो हर इंसान की लाइफ में ना दोनों अप्रोच होते हैं, एक आपको ग्रोथ भी चाहिए और एक आपको रेगुलर इनकम भी चाहिए। बिकॉज अगर मान लो मैं सारा पैसा ग्रोथ की तरफ डाल दूं तो मैं खाऊंगा क्या? इनकम जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन दोनों चाहिए। यस, सो एज यू राइटली सेड, इनकम क्रिएशन भी एक हिस्सा होता है और ग्रोथ भी एक हिस्सा होता है। तो हमें ना दोनों चीज करनी है और हम यही करना चाहते हैं। मैं एज अ वेल्थ मैनेजर मेरे हर क्लाइंट को यही कहता हूँ कि आप आज लाइफ के कौन से स्टेज पे हो वो पहले चेक करो। अगर आपको पैसिव इनकम बिल्ड करनी है तो आपका एक अलग अप्रोच होना चाहिए मार्केट्स और इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को देखने का। और अगर आप एक ऐसे स्टेज में हो जहाँ पे आपको पैसिव इनकम की जरूरत नहीं है, योर एक्टिव इनकम इज वेरी गुड, आपको खाली पैसे ग्रो करने हैं, तो आपको एक अलग अप्रोच रखना पड़ेगा। देन यू कैन गो टू AIF, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, जहाँ पे आपको इक्विटी अपसाइड और ग्रोथ मिलती है। देन यू कैन इन्वेस्ट इनटू म्यूचुअल फंड्स, देन यू कैन इन्वेस्ट इनटू इक्विटी। करेक्ट। बट अगर आपको रेगुलर इनकम चाहिए तो आपको ऐसे असेट क्लासेस ढूंढने पड़ेंगे जिसमें आपको रेगुलर इनकम मिले, साल का 12-14% तक का रिटर्न अगर आपको मिल सके तो आप वहाँ पे जाइए। सर, म्यूचुअल फंड की आपने बात की एंड इस चैनल को जितनी भी हमारी ऑडियंस देखेगी वो सारे के सारे इन्वेस्टर्स हैं और आज की डेट में इन्वेस्टर्स का सबसे बड़ा पैसा जा रहा है म्यूचुअल फंड्स के अंदर। करेक्ट, राइट। हर महीने ज़्यादातर लोग जो प्रोफेशनल्स है, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनकी सैलरी आती है और उस सैलरी में से एक हिस्सा SIP के लिए निकल जाता है। राइट। एंड वी हैव अ वेरी मैच्योर सेट ऑफ ऑडियंस हमारे पास जो इन्वेस्टर्स हैं एंड उनके पास एटलीस्ट अपने साथ में 3 या 4 फंड्स होते हैं, 5 फंड्स होते हैं जिनके अंदर वो अच्छे से डिसिप्लिन के साथ SIP कर रहे हैं। अब इसके अंदर ये जो रीट्स और इन्वेट्स हैं ये कहाँ अपनी जगह बना रहे हैं और कितना प्रोपोर्शन बना रहे हैं? क्योंकि हाइब्रिड फंड्स भी है हमारे पास जो कमोडिटीज़ के अंदर भी, गोल्ड सिल्वर के अंदर भी पैसा डाल के आपको एक डाइवर्सिफिकेशन का अपॉर्चुनिटी तो दे रहे हैं। सो ये इन्वेट्स और रीट्स कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए और ये कहाँ जगह बना रहे हैं एक SIP वाले इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो के अंदर? ओके, सो जब भी आप SIP करते हो ना, इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी को SIP करना ही नहीं आता है। रिटेल इन्वेस्टर्स को SIP करना ही नहीं आता है। अब आप बोलोगे सर उसमें क्या है, मोबाइल ऐप ओपन किया, अच्छे फंड को सिलेक्ट किया जो टॉप रेटिंग वाले, फंड में SIP स्टार्ट कर दिया, मतलब 1 मिनट भी नहीं लगता आज। इट इज़ कन्वीनियंट बट नॉट ईजी फॉर श्योर। बट मैं आपको बता रहा हूँ जो आज रिटेल इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, SIP कर रहे हैं ना, दे आर इन्वेस्टिंग विदाउट डिसाइडिंग देयर गोल्स। आधे तो सर फोमो के चक्कर में कर रहे हैं। Correct. सब कर रहे हैं तो मैं भी करूँगा, मुझे भी कम से कम बुल रन का हिस्सा बनना है। दैट इज ट्रू एंड आई एग्री टू दैट। सो अब हो क्या रहा है, आप ऐसे समझो कि आपने घोड़े को खड़ा रख दिया और उसके ऊपर कोई जॉकी बैठा ही नहीं है, भाग रहा है, वो कहीं भी भागेगा। करेक्ट। जरूरी नहीं है कि वो घोड़ा सीधा ही जा रहा है, क्यों? क्योंकि उसको अपना गोल, डायरेक्शन पता ही नहीं है। उसे लग रहा है कि भाई सब भाग रहे हैं तो मेरे को भी भागना है। ट्रू। बट अगर उसको अपना गोल पता हो, एक राइट डायरेक्शन पता हो, तो वो शायद अपना गोल राइट तरीके से अचीव कर पाएगा। ट्रू। म्यूचुअल फंड SIP जब आप स्टार्ट करते हो ना, आपको पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपका इन्वेस्टमेंट गोल क्या है, फाइनेंशियल गोल क्या है, मतलब आप इससे अचीव क्या करना चाहते हो। बिकॉज आई हैव पर्सनली सीन पिछले 2 साल में
आपने भी नंबर सुने होंगे, SIP क्लोजर रेशियो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। बहुत लोग SIP बंद कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने फोमो में SIP स्टार्ट कर दी थी। उनको लगा कि XYZ फंड है, ये तो बहुत अच्छा परफॉर्मिंग फंड है, पिछले 3 साल में इसने 35-40% का रिटर्न दिया है, लेट्स इन्वेस्ट। अब अगले 2 साल उसने वो रिटर्न दिया ही नहीं, ट्रू, उल्टा नेगेटिव रिटर्न दे दिया। अब उनको लगा कि यार मेरा पूरा पैसा जा रहा है, यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है, रिटर्न नहीं बन रहा है, निकाल लेता हूँ, इससे तो मेरा FD बेटर था। तो सबसे बड़ी गलती ये है कि वो लोग अपना गोल डिसाइड नहीं कर रहे। सबसे पहले अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेट्स से मुझे आज कोई भी पैसे इन्वेस्ट करने, तो मैं ये सोचूंगा कि भाई ये पैसों से मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ। लेट्स से माय फाइनेंशियल गोल इज कि आज से 5 साल बाद मेरे को एक घर खरीदना है और उसके लिए मैं अपनी डाउन पेमेंट रेडी करना चाहता हूं, तो मुझे वही फंड्स में पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए जहां से वो अचीव हो सके, 5 साल में मैं पैसे विड्रॉ कर सकूं। जबकि एक ऐसा इन्वेस्टर जो सोचता है मैं पैसे इन्वेस्ट करना चाहता हूं अगले 30 साल के लिए, बिकॉज आई वांट टू रिटायर रिच, आई वांट दिस कैपिटल टू ग्रो, मैं चाहता हूं ये हाई रेट पे कंपाउंड हो, जहां पे मैं थोड़ा सा हाई रिस्क लेने के लिए रेडी हूं, वो शायद स्मॉल और मिड कैप में ज्यादा अलोकेशन लेगा और उस फंड को लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करेगा। सिमिलरली अगर आप आज उस सिचुएशन में हो जहां पे आप फ्यूचर के लिए पैसिव इनकम बिल्ड करना चाहते हो, इफ यू एस्पायर दैट कि हाँ मैं आज से थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करके फ्यूचर में एक पैसिव इनकम क्रिएट करना चाहता हूं, तो ही आप रेट्स और इन्वेट्स में इन्वेस्ट करोगे। इफ योर गोल इज नॉट एक्चुअल पैसिव इनकम, देन ऑफ कोर्स यू शुड नॉट डायरेक्टली इन्वेस्ट हियर, क्योंकि आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, रिसेंटली सेबी रेगुलेशन ने म्यूचुअल फंड्स को भी रेट्स और इन्वेट्स में इन्वेस्टमेंट अलाउड कर दिए। करेक्ट। तो जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं ना, ये सारे इक्विटी, डेट, कमोडिटीज, रेट्स और इन्वेट्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। सर बट ये जो रेगुलर इनकम वाली बात है, तो ये तो जो लोग SIP कर रहे हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, वो SWP के थ्रू भी कर पा रहे हैं। उसके अलावा जो NPS है उसके अंदर भी आप देखें तो एक तरह से रेगुलर इनकम ही आएगी आफ्टर रिटायरमेंट। करेक्ट, राइट। एंड अनलेस एंड अनटिल यू पुट अ बिग लमसम अमाउंट ऑफ मनी रीट्स के अंदर या इन्वेट्स के अंदर, तब तक तो आप भी वो रेंटल इनकम और इन सब का बेनिफिट उठाने के लायक नहीं रहोगे। अगर आपने मान लो 5,000 रुपये की SIP चालू भी कर दी, तो 5,000 रुपये का क्या रेंटल इनकम आ जाएगी आपके पास, राइट। उसमें भी आपको पहले तो कंपाउंडिंग का ही वेट करना है। करेक्ट। तो मतलब ये डिफरेंट कैसे हुआ इन बाकी सारे एसेट क्लासेस? सो इक्विटी हैज इट्स ओन मेरिट्स. Of course, SIP plus SWP is a good concept to follow and continue. I will never deny that. But अगर let's say आज मैं as an investor हूँ, मेरे पास let's say 10 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए है या 50 लाख रुपए, whatever amount, I will diversify across asset classes and उस diversification में मैं 20 to 30% allocation ऐसे asset classes का दूंगा if I want passive income. अगर मेरा गोल ही पैसिव इनकम नहीं है, तो ऑफ कोर्स दिस एसेट क्लास आर नॉट एग्जैक्टली सूटेबल फॉर मी. करेक्ट. हाँ, अगर आप एक छोटे रिटेल इन्वेस्टर की तरह सोचो, तो मैं हमेशा ये कहता हूं कि बड़ा पैसा डालने से पहले ना एक्सपीरियंस कर लो. सो लेट्स से टुडे you only have 5-10,000 rupees, but you are looking for some passive income opportunities, to try it. I am not saying कि इससे बहुत बड़ा पैसा बन जाएगा, क्योंकि परसेंटेज टर्म्स में आप 12-15% भी बना लोगे तो 10,000 पे वो क्या ही बन जाएगा, वो 1200-1500 रुपए ही रहने वाले. बट स्टिल आपको समझ में आएगा हाउ इट वर्क्स, हाउ टू बाय, हाउ टू सेल, हाउ इट गेट्स क्रेडिटेड, कैसे आपको पैसे आ रहे हैं. क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो इन्वेट्स होते हैं ना, मैं जस्ट अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड, मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली ये होता कैसे है. ये इन्वेट्स जो होते हैं ना, ये खाली रोड और टोल इनकम से पैसे नहीं कमाते. ऐसे भी इन्वेट्स होते हैं जो पावर ट्रांसमिशन लाइन से पैसे कमाते हैं. ऐसे भी इन्वेट्स होते हैं जो सोलर से, जो सोलर पार्क होते हैं बड़े बड़े, उससे पैसे कमाते हैं. और ऐसे भी इन्वेट्स है जो गैस पाइपलाइन से पैसे कमाते हैं. तो ऐसे बहुत सारे इन्वेट्स है, हाईवेज, पावर ट्रांसमिशन, रिन्यूएबल एनर्जी, बहुत सारे एसेट क्लासेस है जहाँ से वो लोग पैसे कमाते हैं. इसके ऊपर हमने पूरा डिटेल में स्टडी किया हुआ है, उनकी पूरी डिविडेंड यील्ड, डिस्ट्रीब्यूशन यील्ड क्या है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो डिस्ट्रीब्यूशन भी मिलता है उसके भी 4 अलग अलग हिस्से होते हैं. पूरा पैसा एक डिविडेंड नहीं है. जो आपको पैसा आ रहा है उसमें से कुछ हिस्सा इंटरेस्ट का होता है, कुछ हिस्सा डिविडेंड का होता है, कुछ अदर इनकम्स होती है और कुछ कैपिटल रीपेमेंट होता है. और हर एक का टैक्सेशन अलग होता है. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज हर एक का टैक्सेशन भी अलग होता है. बट ऑफ कोर्स मैं इस अभी
इसमें ये सारी चीज़ें अगर मैं कवर करने जाऊंगा तो ये बहुत बड़ा पॉडकास्ट हो जाएगा, 2 ढाई 3 घंटे चला जाएगा। इसीलिए हमने अपसर्च के साथ एक पूरा कोर्स बनाया जिसमें अगर जो लोग को पैसिव इनकम चाहिए, आई एम रिपीटिंग, ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनको एक पैसिव इनकम का सोर्स क्रिएट करना है जिसमें एक अच्छी यील्ड मिले। यील्ड कितनी टारगेट करनी है वो आपका चॉइस है। मार्केट में हर टाइप के इन्विट्स अवेलेबल है, 10% वाले भी है, 12 वाले भी है, 15 वाले भी है, 17 वाले भी है, जो मैंने आपको शो किया। आपको कौन सा इन्विट सेलेक्ट करना है, वो इन्विट कैसे परफॉर्म करने वाला है, वो सब कुछ हमने कोर्स में कवर किया है। कौन से इन्विट फ्यूचर में ग्रो करने वाले, कौन से फ्यूचर में ग्रो नहीं करने वाले हैं, ये सब कुछ भी है। अच्छा, कई लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है, जस्ट लाइक सॉरी टू इंटरप्ट यू, बट जस्ट लाइक हमें स्टॉक सेलेक्ट करने होते हैं तो इन्विट्स भी हमें एनालिसिस करके सेलेक्ट करने होते हैं। यस करेक्ट। अदरवाइज क्या होगा कि आज तो वो 12% की यील्ड दे रहा है, लेकिन कल को वो 6% पे पहुंच जाएगा। तो आपको उस इन्विट का फ्यूचर पता होना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया वो रोड, वो हाईवेज पे से टोल कलेक्ट करने का राइट तो 20 साल ही है। करेक्ट। अगर आप 18th ईयर पे एंटर कर रहे हो तो आप तो 2 ही साल कमा पाओगे, उसके बाद क्या। दो वो इन्विट्स प्रिपेयर्ड होते हैं, वो नए असेट को बाय करते हैं, नए रोड्स को बाय करते हैं जिससे और उनको रनवे मिले 15-20 सालों का। ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएंगे, बट आपको समझना पड़ेगा कि किसके एसेट्स ग्रो कर रहे हैं, किसके नहीं ग्रो कर रहे हैं, किसमें यील्ड बढ़ने वाली है। यहाँ पे मैनेजमेंट की गाइडेंस भी होती है, मैनेजमेंट खुद बताता है कि हम अगले साल कितना डिस्ट्रीब्यूशन पर यूनिट देने वाले हैं, उसको कैसे स्टडी करना है। ये बहुत सारी चीज़ें जो हमने इसमें पूरा कवर किया हुआ है। टैक्सेशन के अलग अलग रूल्स होते हैं, इसमें भी कैपिटल गेन, कुछ टैक्स फ्री इनकम भी होती है जो कैपिटल रीपेमेंट का पार्ट होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने इसके अंदर कवर की है, इस पूरे कोर्स के अंदर हमने कवर किए। वो भी आप डेफिनेटली गो थ्रू कर सकते हो। और एज एन इन्वेस्टर मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब तक मैं उस एसेट क्लास को समझूंगा नहीं ना, उसमें इन्वेस्ट करना रिस्की है। करेक्ट। सो इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूं लोगों को कि आप पहले पूरी चीज़ को समझो। आप सिर्फ हेडलाइन नंबर्स मत देखो कि 12%, 15%, 18%, ये देख के पैसे मत डालो, क्योंकि वो 15% में से कुछ हिस्सा कैपिटल रीपेमेंट हो सकता है, बराबर, तो अगले साल तो वो मिलने ही नहीं वाला है। सो व्हाट यू आर एक्चुअली गेटिंग इज ओनली 6% फॉर एग्जाम्पल। तो आपको ये समझना भी बहुत जरूरी है। ऑल्सो एक और इंपॉर्टेंट चीज, मुझे कई लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं। लास्ट टाइम में एक HNI क्लाइंट को ये बता रहा था रेट्स के इन्वेस्टमेंट के बारे में, एंड वी वर एलोकेटिंग सम अमाउंट देयर। सो ही आस्क्ड मी कि सर ये माइंडस्पेस जो रेट है, उनकी जो बिल्डिंग्स है, लेट्स से कल को अर्थक्वेक आ जाता है। हाँ, दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर हमने रीट्स खरीद लिए या हमने इन्वेट्स खरीद लिए और भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, हमारा जितना भी इन्वेस्टमेंट था उस पर लिटरली पानी फिर गया राइट। फिर इन दैट केस हमारा नुकसान भी हुआ, हमारी प्रॉपर्टी भी गई, और अब तो इनकम ही नहीं आनी है। तो इन दैट केस सर फिर ये हमारे क्या क्या करेंगे इस चीज़ को? राइट। सो जैसा कि मैंने बोला, इसीलिए आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले सारी चीज़ों को स्टडी करो। करेक्ट। अब होता क्या है कि लेट्स से माइंडस्पेस का एग्जांपल ले लेते हैं या नेक्सस सिलेक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं। नेक्सस सिलेक्ट क्या है? वो एक रिटेल रेट है जो सारे मॉल्स ओन करता है, प्रीमियम मॉल्स। ठीक है, इंडिया के जो प्रीमियम बड़े बड़े मॉल्स है, जैसे कि दिल्ली का नेक्सस सिलेक्ट सिटी मॉल है, ये सब बड़े बड़े जो मॉल है वो ओन करते हैं। तो क्या वो एक ही मॉल ओन करता है? आंसर इज नो। वो लोग एक नहीं, ऐसे 15, 16, 18 बिल्डिंग्स, असेट्स ओन करते हैं। और वो भी सारे के सारे मुंबई में हो, सारे के सारे दिल्ली में हो, ऐसा नहीं होता है। दे ऑल्सो फॉलो अ रूल ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। करेक्ट। रूल ऑफ ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन, रूल ऑफ टेनेंट डाइवर्सिफिकेशन, रूल ऑफ इन्वेस्टर डाइवर्सिफिकेशन एंड सो ऑन। तो इससे होता क्या है, जैसा आपने बोला, लेट्स से कि मुंबई में बहुत बारिश गिरी। कुछ सालों पहले ऐसा हुआ था, बहुत ज़्यादा बारिश गिरी थी, 26 जुलाई, पूरा बाढ़ आ गया था। 4, 5, 6 दिनों तक कंटिन्यूअसली बारिश हो रही है। ऑफ कोर्स ऐसे केसेस में बहुत सारी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ का नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों के असेट्स को नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों की जो शॉप्स थी उसके अंदर पानी चले गए। सो ये ऐसा रिस्क है जिसको आप नहीं बचा सकते हो, मतलब दैट इज समथिंग विच हैपेंस ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज। तो अगर भूकंप आया है तो आपके घर पे भी तो भूकंप आएगा। हाँ, बहुत नुकसान भी तो होगा मेरा। सो कुछ ऐसे रिस्क होते हैं जिससे हम बच नहीं सकते जनरली, बट ऑफ कोर्स दिस रेट्स आर हाईली डाइवर्सिफाइड। तो अगर मैं माइंडस्पेस में पैसे लगा रहा हूँ तो माइंडस्पेस की एक बिल्डिंग नहीं है, माइंडस्पेस की ऑलमोस्ट 100-200 बिल्डिंग्स होगी। उसमें से एक आध में प्रॉब्लम हुई है तो ठीक है, उसको वो लोग ठीक करके फिर से रिकंस्ट्रक्शन करके बना लेंगे। सो रिस्क हर एसेट क्लासेस में है, बट क्योंकि डाइवर्सिफाइड एसेट क्लासेस है उतना बड़ा रिस्क नहीं है। उनके जो असेट्स है, उनकी जो बिल्डिंग्स है वो भी डाइवर्सिफाइड है, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन वो लोग भी फॉलो करते हैं। सो दैट इज नॉट अ रिस्क जिसकी वजह से आपका पूरा पैसा डूब जाएगा। सो ये इतना बड़ा रिस्क नहीं है। गॉट इट सर, एंड दिस वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग। एंड स्पेसिफिकली जो आपने मुझे रिटर्न्स वाला पार्ट बताया
कि कैसे ये सारे इनविट्स और सारे रीट्स आपको जब मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया तब भी आपको 20% 28% तक का रिटर्न दिया था। एंड आई थिंक ये सारे उन इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरी है जो सिर्फ इक्विटी को ही एज अ इन्वेस्टमेंट क्लास समझते हैं और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा सोना खरीद लेते हैं। आई थिंक दिस विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल। एंड वो 28% वाले रीट का आप मुझे डिटेल दीजिएगा, मैं आज उसके अंदर इन्वेस्ट भी करना चाहूँगा। हाँ डेफिनेटली, देखिए मैं तो आपको रेकमेंड करूंगा, नंबर 1 इन्वेस्ट करने से पहले जो मेरा कोर्स है वो देख लीजिएगा। इसलिए नहीं कि कोर्स बेचना है, बट इसलिए क्योंकि हाफ नॉलेज इज डेंजरस। करेक्ट। तो क्या होगा, अगर आपको आधी चीज़ें पता होगी ना तो आप जाके गूगल करोगे, कुछ करोगे और हो नहीं रहा, आप मेरे को गाली दोगे। बहुत लोग ऐसा करते हैं, मैंने देखा है कमेंट सेक्शन में आगे गालियाँ देंगे, सर ये तो रॉन्ग है, ये तो गलत है। लेकिन मैं उनको बोलता हूँ कि आप पहले सही इन्फॉर्मेशन देखिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ सबसे बड़ा मिथ, ये एक्चुअली में सिर्फ डिविडेंड नहीं है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है 10% 12% का, लेट से 100 रुपये का कोई इन्विट है, वो अगर 12 रुपये पे कर रहा है तो 12 रुपये में से कुछ डिविडेंड है, कुछ इंटरेस्ट इनकम है, कुछ कैपिटल रीपेमेंट है, कुछ अदर इनकम है। अब होता क्या है, मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट्स और मोस्ट ऑफ दी प्लेटफॉर्म्स आर डिजाइन इन दैट वे, वो सिर्फ डिविडेंड इनकम को ही डिविडेंड यील्ड कंसीडर करता है। तो अगर आप कोई वेबसाइट पे जाके डालोगे कि XYZ इन्विट का डिविडेंड यील्ड कितना है, वो बताएगा 3% है। मैं वेबसाइट का नाम नहीं लेना चाहता हूं, बट ये हो रहा है। करेक्ट। और फिर क्या रह रहा है, व्यूअर्स लोग क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, नहीं नहीं सर ये तो आप झूठ बोल रहे हो, 3% ही है, 4% ही है, विच इज एक्चुअली इनकरेक्ट। अगर आपको कोई भी डेटा वेरीफाई करना है ना, कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट पे या एप्स पे भरोसा मत करो, मेरे पे भी मत करो, मैं तो ऑडियंस को खुला बोलता हूं, मेरे पे भी भरोसा मत करो। वो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट चेक करो, सिंपल। अच्छा, लोग ये भी करते हैं, वो IRB इन्विट और IRB इक्विटी शेयर में डिफरेंस नहीं कर पाते। IRB इक्विटी शेयर 20-25 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, IRB इन्विट 60-70 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो आप पहले अच्छे से रिसर्च करो, स्टडी करो, ताकि आप मिस्टेक ना करो। मेरा कुछ नहीं जाएगा, बट आपका पैसा लग रहा है, मेहनत से कमाया हुआ पैसा है। जो मैंने आपको इन्विट बताया जिसमें 17% का यील्ड मिल रहा है, वो नाम तो मैं डिस्क्लोज कर दूंगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो एक प्राइवेट इन्विट है। ओके। तो प्राइवेट इन्विट में क्या होता है, वो एक्सचेंज पे लिस्टेड है, NSE BSE पे लिस्टेड है, लेकिन उसका मिनिमम लॉट साइज 25,000 क्वांटिटी का है। 20,000 इंटू आई थिंक 100 रुपये का था वो। हाँ, 100-102 रुपये का प्राइस चल रहा है। तो 25 लाख रुपए। यस। तो मतलब उसके लिए पहले HNI बनना पड़ेगा। करेक्ट। अब आप सोचिए, इंडिया में जो ऐसी अपॉर्चुनिटीज है ना, वो HNIs के लिए ही अवेलेबल है। बट रिटेल इन्वेस्टर जो ऑडियंस है, उनके लिए भी बहुत सारे इन्विट है। ऐसे बहुत सारे इन्विट्स है जिसमें 10, 11, 12, 13, 14% की यील्ड भी मिल रही है। और वो सारी चीज़ें मैंने उस कोर्स में कवर की है कि कौन से प्राइवेट इन्विट है, कौन से पब्लिक इन्विट्स है ना, किसमें कितना यील्ड मिल रहा है, किसका फ्यूचर क्या है, यहाँ पे ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, पूरा डिटेल एनालिसिस मैंने किया हुआ है। ये ऐसा ही है जैसे SME स्टॉक होते हैं। SME स्टॉक में आपने सुना होगा लॉट साइज होती है मिनिमम 1-1.5 लाख रुपए लग ही जाते हैं इन्वेस्ट करना है तो। करेक्ट। तो ऐसे ही ये एक प्राइवेट इन्विट है, एक्सचेंज पे लिस्टेड है, NSE BSE पे भी है, उसका नाम श्रेम इन्विट है। लेकिन उसमें इन्वेस्ट करने के लिए मिनिमम 25,000 क्वांटिटी का लॉट साइज है। तो अगर आपके पास 25 लाख है तो आप उसे कंसिडर कर सकते हो। अगेन ये कोई एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ रिसर्च है, आप अपनी पर्सनल रिसर्च कर लेना, उसके बाद ही आप डिसीजन लेना। बट अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 100 रुपये, 500 रुपये से अगर आपको ये सब असेट क्लासेस से इनकम कमानी है, तो आप रिटेल इन्विट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप ऐसे इन्विट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जो पब्लिकली अवेलेबल है, जिसमें एक यूनिट भी बाय कर सकते हो। एंड देयर आर मेनी सच इन्विट्स, उसकी पूरी डिटेल मैंने कवर की हुई है। वो जो आप 500 रुपये वाली बात बता रहे थे। यस। तो वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और मैं जनरली ये रिकमेंड करूँगा आपको भी और हमारे सारे व्यूअर्स को भी कि अगर आपको पैसिव इनकम का एक पोर्टफोलियो भी बिल्ड करना है ना, पूरा पैसा एक एसेट क्लास में मत लगाना। ये आपके टोटल पोर्टफोलियो का एक छोटा सा डाइवर्सिफिकेशन है। करेक्ट। पहले आप छोटा इन्वेस्टमेंट करो, चीज़ों को समझो, व्हेन यू आर कंफर्टेबल देन ओनली इन्वेस्ट मोर। अदरवाइज मत पैसे लगाओ, बट पैसों को डुबाओ मत, रिस्क पे मत डालो। क्योंकि बहुत लोग ऐसा करते हैं, हाई रिटर्न की लालच में आकर कहीं भी पैसे डाल देते हैं बिना रिसर्च के, जो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि किसी की मेहनत की कमाई वो चली जाती है। सो दैट्स माई ओनली रिक्वेस्ट टू ऑल दी व्यूअर्स। गॉट इट सर। एंड आई थिंक अगर ये 12-13% बनाता है, दिस कैन बी अ ग्रेट सोर्स ऑफ रेगुलर इनकम फॉर स्पेशली उन लोगों के लिए जो हमारे पेरेंट्स के एज के हैं, जो FD के अंदर, जैसा कि आपने कहा, एक वक्त पे 9% पे पैसा डालते थे, आज 6% पे दे आर ऑफ कोर्स नॉट हैप्पी। सो आई थिंक दे विल बी मच मोर हैप्पियर विद द 11 या 12% वाले रिटर्न्स। फॉर श्योर मैं आपका ये कोर्स तो उनको रिकमेंड करूँगा ही करूँगा।
एंड आप सबको कैसा लगा पूरा का पूरा एक कॉन्वर्सेशन हर सर के साथ, बताइए हमें कमेंट्स में लिख के। अगर आपके कोई सवाल है जो कि आई एम श्योर होंगे बिकॉज इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट, न्यू थिंग, हमें लिख के बताइए कमेंट्स के अंदर। साथ ही साथ सर कैसे रीट्स और इनविट्स को एनालाइज करते हैं और उसका एक प्रॉपर पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं, उसका जो डिटेल्ड कोर्स है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्लीज गो एंड चेक इट आउट सो दैट आप भी एक पैसिव इनकम जनरेट कर सको और एक कॉन्स्टेंट रिटर्न अपने पोर्टफोलियो से बना सको अलॉन्ग विद द डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट्स। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो और शेयर करना इसको अपने सारे इन्वेस्टर फ्रेंड्स के साथ। और हम आपसे ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग with Upsurge. See you guys in the next one. Thank you so much.